गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर को रिज्यूम करेंगे। फिजिक्स चैप्टर को रिज्यूम करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रीवियस वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण, कुछ एडिटिंग इश्यू के कारण पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ टॉपिक मिस हो गया था और उसी मिस टॉपिक को हम यहाँ पर फिर से डील कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एक बार फिर समझते हैं कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि कोई एक चार्ज जब वर्क डन करता है, किस लिए करता है वर्क डन, तो दूसरे चार्ज को अपने पास लाने के लिए। दूसरे चार्ज को मैंने बताया था ना, जैसे कि एक चार्ज के द्वारा किया गया वर्क डन किसी दूसरे चार्ज को एक रेफरेंस पॉइंट से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक किया गया, लाने के लिए किया गया वर्क डन क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया कि बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई फिक्स पॉइंट नहीं था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में आपका दो टर्मिनल, दो एंड क्या होगा, हुआ फिक्स हो जाएगा। और जब दो एंड फिक्स हो जाएगा तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो इसमें भी वर्क डन होगा, लेकिन इसमें चार्ज जो होगा वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा। यानी ना, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मेरा फॉर्मूला हो गया वर्क डन बटा चार्ज, यानी चार्ज को है ना एक पॉइंट तक, यानी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, V से। किससे करते हैं, V से। वर्क डन को W से, चार्ज को Q से। यहाँ मेरा फॉर्मूला क्या निकल गया, V = W/Q। और जब यहाँ पर हम यूनिट निकालेंगे तो यहाँ इसका यूनिट होता है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। आप लोग देखे होंगे कि एक बैटरी जो होता है कि इसका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया रहेगा तो तब जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका नहीं दिया रहेगा तो करंट जो होगा वो फ्लो नहीं करेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक चार्ज फ्लो करता है ना। तो इसी यहाँ चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने में जो वर्क डन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 1 वोल्ट जो निकला, तो 1 वोल्ट निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, तो 1 वोल्ट = क्या होगा, 1 कूलम, 1 जूल बटा क्या होगा, 1 कूलम। 1 जूल बाय क्या होगा, 1 कूलम। एग्जाम में कभी कभी एक नंबर में पूरे डिफाइन करने के लिए बोल देता है कि व्हाट इज 1 वोल्ट पोटेंशियल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर एक कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क डन किया जा रहा है, दैट मीन्स इट हैज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कि अगर एक कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क डन किया जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। और इसका डिटेल क्लास मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने दे दिया था। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को जिस डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं वो क्या होता है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हमेशा क्या होता है, सर्किट के पैरेलल ही कनेक्ट किया जाता है। सर्किट के क्या होता है, पैरेलल ही कनेक्ट किया जाता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण इसमें बिल्कुल ना के बराबर करंट क्या होता है, फ्लो करता है। तो ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो कि प्रीवियस क्लासेस में छूट गया था, है ना। ये सब टॉपिक छूट गया था वो टेक्निकल इश्यू के कारण ना। तो बस आप लोग को याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो दो पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज यूनिटेड बाय V, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस = वर्क डन बटा चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस यूनिटेड बाय V = W/Q। व्हाट इज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो if 1 joule of work done is, if 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another point is known as 1 volt potential difference. It is measured by a device called voltmeter. Voltmeter is always connected in parallel.
ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसका वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से इसको पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि आखिरकार करंट जो होता है वो फ्लो किस डायरेक्शन में करता है। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में, उसका कन्वेंशनल। देखो कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, कि जो पहले से हम सोचते आ रहे हैं उसका डायरेक्शन करंट का क्या था वो हम लोग को सीखना है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जानने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पर समझेंगे कि जब इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी हुआ था तो उस समय दो ही तरह का चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक निगेटिव चार्ज था। लेकिन उस समय इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, सिर्फ प्रोटॉन ही नल था। इसी कारण ऐसा कहा जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। दैट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वही क्या होता है, करंट फ्लो करता है। ऐसा बोला जाता था क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। तो यही यहाँ पर कहा जाता था कि उस समय कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद कन्वेंशनल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, समझो हुआ वही कि किसी भी सर्किट में, किसी भी आउटर सर्किट में करंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से कहा जाता है निगेटिव टर्मिनल। हमेशा करंट जो होता है वो कैसे फ्लो करता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कैसे फ्लो करता है, निगेटिव टर्मिनल। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कैसे फ्लो करता है, निगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। अब यहाँ पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स आता है वो हमको समझना है। हम लोग को पता है कि एक मेटल में जो करंट को कैरी करता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, आपका मेटल्स में से क्या होता है, करंट फ्लो करता है। अब हम समझेंगे कि चलो भाई ठीक है कि करंट जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ये हमको बताइए। तो वो सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा फ्लो करता है, कि जब भी आपको कन्वेंशनल डायरेक्शन लिखने के लिए कहेगा तो हमेशा आपको अच्छा सी पूरा डायग्राम बना के लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको टीचर से गुड मार्क्स मिल पाएगा। देखिए एक जैसे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है कि जब मैंने इस मेटल को एक्सटर्नल सोर्स से नहीं जुड़ा है, मतलब किसी भी सेल या बैटरी से नहीं जुड़ा है, मतलब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो करंट फ्लो मतलब चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और किसी भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, रैंडमली मूव करता है। रैंडमली करने का मतलब क्या होता है, उसका कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे तैसे क्या होता है, मूव करते रहता है ना। जिग जैग पैथ में क्या होता है, मूव करते रहता है। तो एक मेटल में जब उसको हम लोग कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, रैंडमली मूव करता है ना। तो रैंडमली मूव कर रहा है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कब करेगा, कि जब इसको हम एक्सटर्नल सप्लाई से जोड़ेंगे। तो इस बार क्या किए हुआ, इसी कंडक्टर को हम क्या किए, एक्सटर्नल सप्लाई से जोड़ दिए। और एक्सटर्नल सप्लाई से जोड़ने के बाद क्या हुआ मेरा, जैसे ही मैंने इसे एक्सटर्नल सप्लाई से जोड़ा है ना, इसमें अब एक्सटर्नल सप्लाई बैटरी लेनी है, इसका अपना क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका अपना क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस बैटरी का अपना पोटेंशियल डिफरेंस, दो टर्मिनल है पॉजिटिव और निगेटिव। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वेंशन डायरेक्शन की करंट हमेशा कैसे फ्लो करेगा, तो पॉजिटिव से निगेटिव। चलिए भाई कन्वेंशनल फ्लो क्या हो गया करंट का, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। यानी करंट जो होता है वो कैसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से कैसे जा रहा है, निगेटिव टर्मिनल जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा, समझना बाबू एक लोग। जैसे ही रैंडम, अभी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन था, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं था, मूव नहीं कर रहा था, मूव कर रहा था रैंडमली मूव कर रहा था, कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम सोर्स से जोड़े, ये सारा रैंडमली मूव कर रहा फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, एक स्ट्रेट पाथ में एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, है ना। और वो डायरेक्शन होगा फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल गेट्स अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसी कारण क्या होगा
ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, और इसके कारण ये जो रैंडमली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था वो एक स्ट्रेट पाथ में, है ना, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करना शुरू कर देगा, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम मेटल को, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन था, रैंडमली मूव कर रहा था, उसको जब हम एक्सटर्नल सोर्स से जोड़े तो वो क्या हो गया कि वो आपका नेगेटिव टर्मिनल सारा फ्री इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट पाथ में मूव करना शुरू कर दिया, किधर से, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन करंट किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप बोलिएगा कि किसी भी आउटर सर्किट में करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करता है। ये आपका क्या है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इधर हो गया कन्वेंशनल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और ये क्या हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग अगले टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। आगे के अब टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग को, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक चाहे, है ना, हम लोग कुछ भी पढ़े इसके बाद का टॉपिक में, वो पढ़ने से पहले हम लोग को सर्किट समझना होगा। एक सर्किट होता क्या है, जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिए, करंट समझ लिए, वायर समझ लिए, कंडक्टिंग पाथ समझ लिए। अब सर्किट क्या होता है वो समझते हैं। तो सर्किट एक ऐसा कंडक्टिंग पाथ होता है, एक ऐसा कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है जिससे करंट क्या होता है, लगातार क्या होता है, फ्लो करते रहता है। जिससे करंट क्या होता है, लगातार फ्लो करते रहता है। ये अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट आर कॉल्ड, है ना, आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ जो होता है वह, जिससे करंट लगातार क्या होता है, फ्लो करते रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब जैसे कि हम लोग क्या कर दिए, एक बैटरी लिए या एक सेल लिए, वायर लिए, है ना, एक बल्ब लिए, स्विच लिए, और सबको एक कॉम्बिनेशन से जोड़ दिए तो मेरा बल्ब क्या हो गया, ग्लो करना शुरू कर दिया। अगर कॉम्बिनेशन से नहीं जोड़ेंगे तो बल्ब क्या हो, ग्लो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर समझते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्या लिए, ये मेरा हो गया सेल, सेल से ले लिए वायर, वायर से ले लिए बल्ब। अब क्लोज पाथ है तो कनेक्ट बल्ब क्या हो, ग्लो करेगा, लेकिन यहाँ से ब्रोकन कर देंगे तो सारा यहाँ से आएगा, लेकिन सारा ये करंट क्या हो यहाँ से निकल जाएगा और ये बल्ब क्या हो, ग्लो नहीं करेगा। इसी कारण इलेक्ट्रिक सर्किट यानी सर्किट होने के लिए क्या चाहिए, तो क्लोज पाथ चाहिए ना, जिससे करंट क्या हो, कंटिन्यूअस फ्लो करते रहे। अगर क्लोज पाथ रहेगा तो करंट क्या होगा, लगातार फ्लो करते रहेगा। उसके बाद एक सर्किट के लिए क्या क्या जरूरी है, तो अगर हमको सर्किट बनाना है, अगर हमको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो हम लोग को कुछ, है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। वो हो गया सबसे पहला, कंडक्टिंग वायर चाहिए जो करंट को कंडक्ट कर सके, है ना, बैटरी या सेल चाहिए, स्विच चाहिए, है ना। उसके बाद क्या चाहिए, रेजिस्टेंस लाइक क्या है, बल्ब चाहिए, इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए, और मेजरिंग पैरामीटर्स, है ना, वोल्टेज को नापने के लिए वोल्टमीटर, और करंट को नापने के लिए एमीटर। तो ये 5 इसेंशियल चीज है ना, जिससे कि हम लोग मिलाकर क्या बना सकते हैं, अपना सर्किट बना सकते हैं। सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट तभी कहेंगे उसको जब वो क्लोज एंड कंटिन्यूअस होगा। अगर वो ब्रोकन होगा तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे करंट लगातार फ्लो नहीं कर रहा है। अब आगे पढ़ने से पहले अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे यहाँ से, उसके बाद चाहे, है ना, हम लोग जो भी इसके बाद पढ़ेंगे वो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है, इसके बस अगले टॉपिक में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने या रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो आगे जो भी पढ़ेंगे उसके लिए, सब चीज़ के लिए हमको चाहिए डायग्राम, सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम बैटरी की जगह पर बैटरी लिखेंगे, बल्ब की जगह पर बल्ब लिखेंगे, स्विच की जगह पर स्विच लिखेंगे, तो ऐसे क्या होता है, बहुत ही लेंदी हो जाता है। इसी कारण क्या होता है कि हर एक सिंबल, हर एक कैरेक्टर का अलग अलग सिंबल दिया हुआ है। जैसे कंडक्टिंग वायर का सिंबल दे दिया, कुछ बैटरी का सिंबल दे दिया, कुछ स्विच का सिंबल दे दिया, कुछ रेजिस्टेंस का सिंबल दे दिया, कुछ मेजरिंग पैरामीटर का सिंबल दे दिया। तो सिंबल देने से प्रॉब्लम हमारे लिए ना अच्छा क्या हुआ कि अब हम आसानी से इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं और अपने फर्दर एजुकेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का हम लोग सिंबल देखेंगे।
तो ये एक स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है कि वो कंडक्टिंग वायर है ना, वो क्या है, उससे करंट फ्लो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि ये एक वायर ज्वाइंट है, यहाँ से आ रहा है मेन वायर और यहाँ से ये वायर क्या हो गया, डाइवर्ट हुआ। डाइवर्ट करने का मतलब यहाँ से ये मेन वायर है और ये क्या हो गया, यहाँ से कट के मतलब यहाँ से ये ज्वाइंट होकर कहीं और चला गया। तो इस तरह के सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, वायर ज्वाइंट। ये हो गया क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग समझिएगा ध्यान से, ये हो गया मेन वायर और एक और वायर आया जो इसके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ है, इसके साथ ये कांटेक्ट नहीं हुआ, ऊपर से ओवरलैप कर रहा है, या इसको हम लोग ओवरलैपिंग वायर भी कर सकते हैं। ओवरलैपिंग वायर मतलब ये क्या कर रहा है, दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। आप लोग ये जानते हैं ये एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल क्या कंस्टिट्यूट करता है, सेल करता है। क्या हो गया, ये सेल हो गया। अब हम लोग बैटरी का डेफिनेशन 7th क्लास 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, है ना। कि एक बैटरी जो होता है दो या दो से ज़्यादा सेल्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उससे क्या होता है, मेरा बैटरी बन जाता है। बैटरी बन जाएगा लेकिन उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको कनेक्ट करना है। तो ऐसे नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसा कभी मेरा बैटरी नहीं बनने वाला है। बैटरी बनाने के लिए हमेशा सेल को क्या होता है, सीरीज में किया जाता है। सीरीज में करने का मतलब एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल का क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव बड़ा लाइन, निगेटिव छोटा लाइन, फिर दूसरे सेल का पॉजिटिव, तीसरे का क्या होगा, निगेटिव, फिर तीसरे का पॉजिटिव, चौथे का क्या होगा, निगेटिव। तभी क्या होगा, आपका ये है ना बैटरी बन पाएगा। अगर आप कर दिए निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव तो उससे कभी भी करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, है ना। एक सेल को जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल को जब हम सीरीज में करेंगे तभी वो बैटरी बन जाएगा। सीरीज करने का मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, दूसरे का निगेटिव तीसरे का पॉजिटिव, तभी क्या होगा, वो है ना आपका सीरीज में बन पाएगा, तभी वो बैटरी बन पाएगा। ये होता है रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम लोग फर्दर आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। फिक्स रेजिस्टेंस हो गया, कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिक्स रहेगा। ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब इसके रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, और उसी वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग रेजिस्टेंस वेव कहते हैं। यानी इसका रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये क्या हो गया, इसका सिंबल हो गया। ये आपका एमीटर का सिंबल हो गया जो कि करंट को नापता है। वोल्टमीटर का सिंबल हो गया जो कि वोल्टेज को नापता है। गैल्वेनोमीटर ये भी क्या है, करंट का सिंबल है। ये भी क्या है, करंट का सिंबल है। लेकिन इसका यूज क्या है कि ये स्मॉल डिफ्लेक्शन को भी है ना डिटेक्ट कर लेता है, कि करंट के स्मॉल डिफ्लेक्शन को भी ये डिटेक्ट कर लेता है ना। जनरेटर में इसका यूज किया जाता है। ये करंट के डायरेक्शन के साथ साथ क्या होता है, करंट के स्मॉल डिफ्लेक्शन को भी ये डिटेक्ट कर लेता है। इसी कारण गैल्वेनोमीटर को भी इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये ओपन स्विच हो गया, ये क्लोज स्विच हो गया, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, सिंबल्स हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। और इसी सिंबल्स का यूज करते हुए हम लोग अभी क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट और ओम्स लॉ एक ही वीडियो में हम डील कर लेंगे। वीडियो पॉज करके आप कर लेते हैं कि सर्किट डायग्राम होता क्या है। तो एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम लोग ये शो करते हैं कि कैसे अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, कैसे अलग अलग है ना डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, है ना। और कैसे जोड़ सकते हैं, तो उनके सिंबल के सहायता से। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमें ये बताता है कि कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, है ना, हम उनके सिंबल के साथ जोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए सबसे पहले कंडक्टिंग वायर, ये मेरा कंडक्टिंग वायर हो गया। इसको किसे जोड़ दिए, बैटरी जोड़ दी है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, और ये बैटरी का क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब यहाँ से ये करंट क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर क्या करेगा, फ्लो करेगा। आमीटर मैंने बताया था कि एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है, और आमीटर को हमेशा क्या होता है, सर्किट के सीरीज में किया जाता है। पॉजिटिव से निगेटिव सीरीज में हो गया। ये मेरा रेजिस्टेंस है, और ये मेरा क्या है, वोल्टेज है। वोल्ट मीटर है जो ये क्या करता है, सर्किट में वोल्टेज को नापता है।
और वोल्ट मीटर हमेशा क्या होता है, सर्किट के रेजिस्टेंस के क्या होता है, पैरेलल। ये देखो रेजिस्टेंस के सीरीज में हमेशा मीटर रहेगा और रेजिस्टेंस के पैरेलल हमेशा क्या रहेगा, वोल्ट मीटर। ये एकदम दिमाग में डालो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें एकदम पूछता है कि आमीटर को हमेशा हम रेजिस्टेंस की सीरीज में रखते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा हम रेजिस्टेंस के क्या रखते हैं, पैरेलल रखते हैं ना। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, स्विच हो गया। अब ये कंप्लीट कंटिन्यूअस क्लोज सर्किट हो गया, इससे लगातार क्या होगा, करंट फ्लो करते रहेगा। लेकिन ऐसे यहाँ पर हम यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे, ये हम स्विच ऑफ कर दिए, तो स्विच ऑफ कर दिए तो इस सर्किट में करंट फ्लो करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। सर्किट में करंट फ्लो करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट सर्किट नहीं है। जैसे ही फिर स्विच ऑन किए, सर्किट में क्या होगा, लगातार करंट फ्लो करना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा सर्किट डायग्राम जिसमें हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को उनके सिंबल के साथ एक दूसरे से जोड़ते हैं। आमीटर हमेशा रेजिस्टेंस के सीरीज में, वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल ही कनेक्ट होता है। तो हम अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक में हम लोग एक ऐसे लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन बताएगा। जैसे अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस करंट के बारे में पढ़ लिए, तो अब ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन क्या है। और इस रिलेशन को देने के लिए एक लॉ आया है ना, और वो लॉ का नाम क्या था, ओम्स लॉ। तो ये एक ऐसा लॉ था जिसने क्या दिया, जिसने एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन बताया। पोटेंशियल और करंट के बीच का रिलेशन किसने बताया, तो ओम्स लॉ ने। और इस लॉ के अकॉर्डिंगली बोला गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस है ना अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, है ना। इसमें ये बोला कि देखो इसने बताया कि ये एक सर्किट है, इसमें करंट क्या हो रहा है, आई फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल कितना है, भी है, पोटेंशियल कितना है, भी है। तो इस सर्किट में है ना करंट आई फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो भी और आई के बीच का रिलेशन किसने दिया, ओम्स लॉ ने। इसके अकॉर्डिंगली बोला गया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर से समझते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ at constant temperature the potential difference across the terminal is directly proportional to the current flowing in the circuit। that is कहा गया है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली कहा गया कि V जो होता है वो क्या होता है, करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम लोग को पता है कि जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। जब कभी भी है ना प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक क्या आता है, कांस्टेंट। तो जैसे ही मैंने यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया है ना, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या ले लिए, आर ले लिए। तो यहाँ पर आर जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस आर को क्या कहा गया, रेजिस्टेंस किया गया। फर्दर के वीडियो में हम रेजिस्टेंस के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे कि आखिरकार रेजिस्टेंस होता क्या है। तो अभी सिर्फ समझिए कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या लिया गया, आर लिया गया, और यहाँ पर आर का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब इस ओम्स लॉ से दो बातें सामने आया है ना। तो वो पहला बात सामने आया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप पोटेंशियल को वोल्टेज को दूना करेंगे तो करंट भी क्या होगा, दूना हो जाएगा। करंट को दूना आधा कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। दूसरा आया कि करंट जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
सेकेंड। करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज अगर हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, घट जाएगा, रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये दोनों दो इंपॉर्टेंट बातें इस लॉ से हमारे सामने आती है। अब हम लोग यहाँ पर क्या किए, एक ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि रेजिस्टेंस हमको कौन से ग्राफ से मिलेगा। तो रेजिस्टेंस का दो पैरामीटर है, एक है वोल्टेज, दूसरा है करंट। तो वोल्टेज और करंट के ग्राफ से क्या मिलेगा हमको, रेजिस्टेंस मिलेगा। और कैसा मिलेगा रेजिस्टेंस, स्लोप। यानी यहां से लिख सकते हैं कि द स्लोप ऑफ वोल्टेज टाइम ग्राफ विल गिव यू द रेजिस्टेंस। यहां से लिख सकते हैं हम लोग कि द स्लोप ऑफ वोल्टेज टाइम ग्राफ, current graph will give you resistance, है ना, कि हमको वोल्टेज और करंट के स्लोप से क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस। तो फिर से एक बार पोटेंशियल हम लोग ओम्स लॉ देख लेते हैं। तो ओम्स लॉ ने क्या बताया, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन बताया। इस लॉ के अकॉर्डिंगली बोला गया कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उस सर्किट में पास कर रहे करंट की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया वो उसका नाम क्या दिए, R। R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। यहाँ से दो बातें इंपॉर्टेंट सामने आए कि करंट जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट दूना करेंगे वोल्टेज दुगना हो जाएगा, वोल्टेज आधा करेंगे करंट भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। दूसरा करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर करंट बढ़ाओगे, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट घट जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस को दूना करेंगे करंट आधा हो जाएगा, रेजिस्टेंस को आधा करेंगे करंट क्या होगा, दूना हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है हमारा, है ना, ओम्स लॉ है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सही से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। इसके जस्ट अगले टॉपिक में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में, यहाँ पर जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है, यहाँ पर जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है जिसके हम लोग रेजिस्टेंस नाम दिए हैं, इस रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग ब्रीफ नोट अभी पढ़ने वाले हैं। अब हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था और उसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम पड़ा था रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी जो कि उससे पास होने वाले करंट को क्या करे, रजिस्ट करे। रजिस्ट करने का मतलब उसे रोके, अपोज करे। तो उस प्रॉपर्टी को ही, उस कैरेक्टरिस्टिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी यहाँ इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज और विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस उत्पन्न कैसे होता है वो समझते हैं। हमको पता है कि जैसे हम यहाँ पर एक कंडक्टर बनाएंगे तो इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे ही जब इसे एक्सटर्नल सोर्स से क्या होता है, अप्लाई किया जाता है, अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही इसे जब एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई किया जाता है तो ये क्या होता है, ये सब क्या होता है, आपस में कोलाइड करना शुरू कर देता है। आपस में क्या होता है, कोलाइड करना शुरू करता है। और कोलिजन के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, क्रिएट होता है। और यही रेजिस्टेंस क्या होता है, वो क्या करता है, इससे पास होने वाले करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो ये हम दिमाग में रखना है कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जो उससे पास होने वाले करंट को क्या करे, अपोज करे। अगर कंडक्टर अच्छा कब होगा, जब उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, उससे करंट बहुत अच्छा पास करेगा। जैसे कि सिल्वर, जैसे हम लोग क्या कर दिए ना कि रेजिस्टेंस के बेसिस पर सब्सटेंस को तीन कैटेगरी में बांट दिए। एक हो गया गुड कंडक्टर, रजिस्टर और इंसुलेटर।
तो जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा जैसे कि सिल्वर, उससे करंट क्या होता है बहुत अच्छा पास करता है। इसी कारण कहा जाता है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज इट हैज मिनिमम डिस्टेंस। इसके पास क्या होता है करंट को रेजिस्ट करने वाला प्रॉपर्टी क्या होता है बहुत कम होता है। रजिस्टर इसके कंपेयर में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा होता है, इसके कंपेयर में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा होता है। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा कॉलिजन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगा कॉलिजन ज़्यादा होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स के बीच कॉलिजन ज़्यादा होगा तो हीट भी क्या होगा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जैसे नाइक्रोम वायर हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सब क्या है सब रजिस्टर्स है। जैसे ही उससे करंट पास करता है कॉलिजन क्या होता है आपस में फ्री इलेक्ट्रॉन टकराना शुरू करता है और इस कॉलिजन का हीट जो होता है वो लिबरेट करना क्या करता है शुरू करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हीटर में क्या होता है, आगे के क्लासेस में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हीटर में देखते हैं नाइक्रोम का वायर होता है, तो जैसे ही उसे करंट सप्लाई करते हैं सारा फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होता है ना टकराना शुरू करता है और जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो हीट एनर्जी में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद इंसुलेटर, और इसका क्या होता है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, इसका जो होता है इन्फिनाइटली क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं इंसुलेटर, जैसे क्या हो गया रबर हो गया। तो रेजिस्टेंस को ये तुम समझ गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी होता है जो उससे पास होने वाले करंट को क्या करे अपोज करे। लेकिन आखिरकार उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता क्या है, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है पोटेंशियल डिफरेंस बटा करंट, कि इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड दे देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा मेरा रेजिस्टेंस निकल जाएगा, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, यानी R इज इक्वल टू क्या हो गया V बाई I। अब आते हैं इसका है ना ये किस पर डिपेंड करता है, ये जब हम लोग रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे तो उसमें फिर से आएगा। रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर के लेंथ पर, कंडक्टर के थिकनेस पर है ना, कंडक्टर के मटेरियल पर, मतलब कि उसका मटेरियल किस प्रकार का मटेरियल है, मेटल है एलॉय है कि नॉन मेटल है, मेटल है एलॉय है कि नॉन मेटल है। और चौथा क्या होता है टेम्परेचर, है ना, ये हम लोग आगे क्लास में जब रेजिस्टिविटी हम लोग देखेंगे तो उसमें इसमें डील करेंगे। अब आते हैं इसका ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। ये ओम्स लॉ के बेसिस पर ही देखें हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि ओम्स लॉ के कारण ही आपका रेजिस्टेंस का उत्पत्ति हुआ था। तो जब इसका ऐसा यूनिट की बात आया तो ओम ही इसका ऐसा यूनिट रख दिया गया जिसका सिंबल क्या होता है ओमेगा। इसको क्या पढ़ते हैं ओमेगा, ये सिंबल ओमेगा का है और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं ओम। ओम क्या होता है रेजिस्टेंस का क्या होता है ऐसा यूनिट, ओम क्या होता है रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है। जैसे बोलेंगे कि 1 ओम इक्वल टू क्या होगा, तो 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर। कि अगर हम कहें ना जैसे यहाँ पर 1 वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बाय एम्पियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं ओम बोलते हैं, वोल्ट बाय एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, तो वोल्ट बाय एम्पियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया ओम। यानी अगर रेजिस्टेंस का यूनिट दो तरह से पूछ सकता है, अगर वोल्ट बाय एम्पियर करना है तो वो भी ठीक है, ओम दिया हुआ है तो वो भी ठीक है। अब आते हैं कि 1 ओम क्या होता है, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज 1 ओम। ओम रेजिस्टेंस क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो 1 ओम हमसे पूछ रहा है तो अगर कहेंगे कि ये उस सब्सटेंस का उस कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस है जब उस कंडक्टर को 1 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जा रहा है और उससे अगर 1 एम्पियर का करंट पास करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 वोल्ट। कि अगर एक सब्सटेंस को 1 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया और उससे 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1 वोल्ट होगा, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1 वोल्ट होगा। तो ये आपका क्या हो गया रेजिस्टेंस का कुछ ब्रीफ नोट्स हो गया, है ना। कि रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल वैल्यू ये किसी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है करंट को अपोज करता है, करंट को जाने से रोकता है, तुम रुको यहीं पर तुमको जाने नहीं देंगे। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उससे करंट बहुत धीमा फ्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा उससे करंट क्या होगा बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लो करेगा। समझ में आ गया ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाएगा किसी और में।
ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस का ब्रीफ टॉपिक हो गया। रेजिस्टेंस उत्पन्न कैसे होता है, तो कोलिजन बिटवीन देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वीडियो पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में इसको राइट डाउन कीजिए। इसके अगले टॉपिक में हम लोग रेजिस्टेंस के रिगार्डिंगली कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस के रिगार्डिंगली कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स आता है, वो पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में करा है कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 2 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। यानी सबसे पहला काम न्यूमेरिकल बनाने का, गिवन में जो दिया हुआ है उसको राइट डाउन करना है। यानी आई का वैल्यू, आई स्टैंड फॉर करंट। करंट कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, लिख लिया गिवन में। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, यानी वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 0.1 वोल्ट। कितना दिया हुआ है, 0.1 वोल्ट। हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। ओम्स रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ, इसको दो तरह से, डायरेक्ट रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से बना सकते हैं या ओम्स लॉ से बना सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है IR, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I। V मेरा कितना है 0.1 वोल्ट, I कितना है 2 है, पॉइंट आएंगे नीचे इतना जाएगा, यानी 1 बाई कितना होगा 20 होगा। काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर डिवाइड दे दीजिए, 0 देके पॉइंट दिए 0, फिर दिए 5, यानी कितना आ गया 0.05 क्या आ गया मेरा ओम आ गया। क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। आगे ना कि एक 2 इन पॉइंट के बीच का वोल्टेज दिया हुआ था, करंट दिया हुआ था, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस मेरा आ गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में करा है, ए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी। यानी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 24 वोल्ट। चलिए गिवन में जो दिया हुआ उसको ले लेते हैं। वोल्टेज दिया हुआ है मेरा 24 वोल्ट। उसके बाद रेजिस्टेंस दिया हुआ है 600 ओम। रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 600 नहीं है, 6 ओम्स है, 60 है, 60 ओम दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, करंट, यानी आई निकालना है। क्या निकालना है, आई। वही चीज फिर से वही अप्लाई करेंगे, बाई ओम्स लॉ। क्या होता है, B इज इक्वल टू IR। मुझे क्या निकालना है, I निकालना है। R को इधर भेज देंगे तो V अपॉन क्या होगा, R होगा। वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है 60 है। इसको काटेंगे, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, 2 अपॉन 5, और इसको जब डिवाइड देंगे तो 5 चौके 20, यानी 0.4 एम्पियर में क्या हो गया, कट गया। यानी उससे करंट कितना पास करेगा, 0.4 एम्पियर। इस सर्किट से करंट कितना पास करेगा, तो 0.4 एम्पियर। तो ये कुछ क्या था, रिगार्डिंग क्वेश्चन था, है ना, ओम्स लॉ से, रेजिस्टेंस से। आप अपने किसी भी बुक पब्लिकेशन से आप रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ के रिगार्डिंगली न्यूमेरिकल बनाइए और मेरे व्हाट्सएप पर मुझे शेयर कीजिए। थैंक यू।